जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल रैंकर्स में। तो आज के इस वीडियो में जो अपना प्रश्न पत्र पिछले वीडियो में अपन ने जो प्रश्न देखे थे उनके सॉल्यूशन इसमें बताएंगे हम। ठीक है, ये सॉल्यूशन किस चीज़ के हैं? पिछले जो 10 वर्षों के सभी प्रश्नोत्तर जो आ चुके हैं उनके सॉल्यूशन हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न प्रश्न देखे थे, इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले बहुविकल्पीय उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। दूसरा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरण योग्य। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप? अनवीकरण योग्य। तीसरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मशीनरी। मशीनरी जो है मानव निर्मित संसाधन है, जो मानव के द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया है। पांचवा, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। छठवां, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा है? पुनः पूर्ति योग्य। सातवां प्रश्न है, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी यानी लेटराइट मृदा जो है चाय कॉफी की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। आठवां प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये जो पृथ्वी सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। नौवा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 10वां है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सोमाकर के द्वारा लिखी गई थी। किस लेखक ने? सोमाकर ने लिखी थी। इसके बाद चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है, जैसे जल, मृदा, खनिज आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होने वाला विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, है ना, उसको नुकसान ना हो और उसका विकास हो, और जो भी चीजें हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें, उनके लिए भी वो उपयोगी हो सके, इस चीज को ध्यान में रखना है। यही है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो 13वां प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली दो प्रमुख सबसे प्रमुख मृदाओं के नाम। तो पहला है जलोढ़ मृदा और दूसरा है काली मिट्टी, काली मृदा। ठीक है, ये दोनों प्रमुख मृदा है भारत की। फिर है चौथा, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो चादर अपर्दन क्या है, इसको समझिए। जब जल समतल ढाल के साथ विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए बहता है, समतल ढाल के साथ विस्तृत क्षेत्र को, और मिट्टी की ऊपरी परत घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपर्दन कहते हैं। यानी मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो पानी के साथ बहकर, पानी के साथ बह जाए, तो इसे ही अपन कहते हैं चादर अपर्दन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवन अपर्दन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पवन, पवन द्वारा ढालू या समतल क्षेत्र से, यानी जो ढाल वाली जगह है या समतल क्षेत्र है, दोनों की बात कर रहा है, से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। यानी जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान वगैरह आंधी जो चलती है, तो उस समय जो मिट्टी हवा के साथ मुड़ जाती है ना, उसी को पवन अपर्दन कहा गया। जैसे यह मरुस्थल क्षेत्रों में देखो होती है, यानी जो मरुस्थल क्षेत्र है, रेगिस्तान वगैरह, वहां पर जो तूफान आता है तो वहां
पूरी मिट्टी उड़ा कर ले जाता है ना, तो वही बताया गया है, इसी को कहते हैं पवन अपर्दन। 16वां प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा की दो मुख्य विशेषता बताई। जो मरुस्थलीय मृदा है उसकी क्या मुख्य विशेषता है? पहला, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। रेगिस्तान की जो भी मृदा होती है उसका रंग लाल या भूरा होता है, ठीक है। दूसरा, यह रेतीली और लवणयुक्त होती है तथा इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह रेत के समान होती है इसलिए इसको रेतीली कहा गया है, और लवणयुक्त होती है यानी लवणयुक्त होती है, इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। 17वां, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? तो बहता हुआ जल मृदा को काटकर गड्ढों का निर्माण कर, जिससे वह भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है। ऐसी भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, जैसे चंबल बेसिन। तो जब जल बहता है और वहां से मिट्टी को काट कर ले जाता है ना, और गड्ढों का निर्माण हो जाता है, तो उस समय वो भूमि क्या हो जाती है, खेती करने योग्य नहीं रहती, इसलिए उसको उत्खात भूमि कहते हैं, चंबल की बेसिन। 18वां है, जैव एवं अजैव संसाधन क्या है? तो जैव 18वां प्रश्न है, जैव एवं अजैव संसाधन क्या है? तो जैव संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन होता है, उदाहरण जैसे मनुष्य, पशु, ये जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि, तो ये हो जाएंगे अजैव संसाधन, यानी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन हो जाएंगे। 19वां है, काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी क्यों कहा जाता है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुण है, यानी कि स्थानीय लोग उसको रेगुण नाम से बुलाते हैं, इसलिए उसका स्थानीय नाम रेगुण है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, नवीकरण योग्य एवं अनवीकरण योग्य संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरण योग्य संसाधन पुनः उत्पत्ति के आधार पर भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, और अनवीकरण योग्य संसाधन इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है। फिर मात्रा के आधार पर ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका भंडारण सीमित होता है। उदाहरण, नवीकरण के उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल, पवन, और अनवीकरण के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि, ठीक है। 21वां प्रश्न है, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर विशेषता के आधार पर उपजाऊपन। तो खादर जो मृदा है, खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ और महीन कणों वाली होती है, और बांगर मिट्टी कम उपजाऊ और इसमें कंकड़ ग्रंथि अधिक होती है, इसलिए इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। फिर दूसरा, स्थिति के आधार पर खादर नदी के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, ये खादर मृदा है जो नदी के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। और बांगर, ये नदी के ऊंचे मैदान, बाढ़ से दूर पाई जाती है, ठीक है, नदी के ऊंचे मैदानों में पाई जाती है। 22वां, मृदा अपरदन को रोकने के 3 उपायों का वर्णन कीजिए। पहला, समुच्च रेखीय जुताई। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से जल का बहाव कम होता है, यानी जो ढाल वाली जगह है वहां पर रेखाओं के समान, यानी लाइन बाई लाइन समांतर हल चलाने से जल का बहाव कम होता है, एक साथ जल नहीं बहता है, यानी सीढ़ीनुमा, ठीक है। दूसरा, सीढ़ीदार सोपान खेती। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ियां बनाकर खेती करने से मिट्टी का कटाव रोकता है ना। तो देखिए, जो पश्चिमी और मध्य हिमालय में वहां पर सीढ़ियों के जैसे खेतों को काट कर मिट्टी का कटाव रोका जाता है। तीसरा, रक्षक। पेड़ों को कतारों में लगाकर हवा की गति को धीमा किया जाता है। इसमें कैसे होता है कि पेड़ों को कतारों में लगा देते हैं और हवा की गति को धीमा किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। 23वां प्रश्न, भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो पहला, अत्यधिक सिंचाई, यानी पंजाब और हरियाणा में जलाक्रांतता से क्षारीयता बढ़ती है, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई। दूसरा, अति पशुचारण। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुओं को
चराया जाता है, तो घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं। तीसरा, खनन। झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन के गड्ढों की भूमि बंजर हो रही है। खनन से भाई लगातार खुदाई चल रही है, वहां से खनिजों को निकाला जा रहा है, इस प्रकार से गड्ढों से भूमि बंजर होती है। 24वां प्रश्न, संसाधनों के नियोजित उपयोग की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन के चरणों की व्याख्या कीजिए। आवश्यकता, भारत में संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है, इसलिए सतत विकास के लिए नियोजन जरूरी है। अब नियोजन के चरण क्या है? पहला, पहचान एवं तालिका बनाना। देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गुणवत्ता का आकलन करना। दूसरा, संस्थागत ढांचा, संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और कौशल विकास करना। तीसरा, राष्ट्रीय समन्वय, संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जोड़ना। 25वां प्रश्न कहता है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानों में फैली है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है और ये अत्यंत उपजाऊ है और गेहूं चावल के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा है काली मृदा। तो ये काली मृदा जो दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तीसरा, लाल और पीली मृदा। तो कम वर्षा वाले आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। और चौथा है लैटराइट मृदा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन लीचिंग से बनती है, काजू और चाय के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने सभी प्रश्न के उत्तर। ठीक है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।